दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमृत राज और स्वागत करता हूं आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं गॉस थ्योरम को। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उस सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। और आज हम लोग इसी गॉस थ्योरम को पूरा सीखने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं। और मेरी कोशिश होगी कि इस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हर एक पार्ट आपको समझा दूं, चाहे वो थ्योरम हो या फिर इसका एप्लीकेशन हो। तो इससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि सबसे पहले तो आपको जो जहां मैं समझाने वाला हूं, चूँकि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड क्लासरूम के बोर्ड पे नहीं किया है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप इसके नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो भी चीज़ बताऊं उसका आपके पास लिखने के लिए सोर्स भी अवेलेबल हो जाए, ताकि एक बार आप वीडियो देखकर समझ ले और उसके बाद फिर आराम से इसे आप अपने कॉपी में लिख करके फिर से आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर लें। चलिए शुरू करते हैं गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग को जानना है वो है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात को सीखते हैं कि आखिर हम लोग को गॉस थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत को समझिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट P है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई चार्ज Q है। डिस्टेंस इस चार्ज से इस पॉइंट P का R है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब चार्ज जो मैंने यहाँ लिया है वो एक पॉइंट चार्ज हो। लेकिन अगर मान लो कि चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो करके एक चार्ज बॉडी हो, मान लेते हैं कि एक इतना बड़ा स्फेयर है और इसको हमने चार्ज कर दिया है, तो इस स्फेयर को हमने चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज मान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बॉडी पर। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस लेना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं P पॉइंट से अगर हम यहाँ डिस्टेंस लेते हैं तो इसका जो चार्ज बॉडी है इसके हर पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा। जरा समझिए इस बात को कि अगर हम यहाँ से खींचते हैं डिस्टेंस ये होगा, यहाँ से खींचते हैं डिस्टेंस ये होगा, यहाँ से खींचते हैं डिस्टेंस ये होगा, इस तरफ वाले पार्ट से खींचते हैं डिस्टेंस ये होगा, तो हर पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो बेसिक सीखा हुआ था पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उस फॉर्मूला को हम लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ चार्ज बॉडी के केस में ये फेल हो जाता है। या एक और ले सकते हैं कि मान लीजिए यह चार्ज थिन रॉड है और ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है ऊपर नीचे, और इससे हम लोग किसी पॉइंट पर अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गॉस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को बनाया और हम लोग को सिखाया। उसी को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और मेरे से पूछिए तो दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन द फिजिक्स इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट है, अगर उनसे आप पूछिएगा, आपने अगर देखा होगा वीडियो में, तो कोमल का एक कोमल कुमारी जो पिछले साल में पास आउट हुई हैं, उनके पोएम में मेरा फेवरेट गॉस थ्योरम, जो चूँकि मैं बार बार इसको बोलता रहता हूँ, तो उसने पोएम में इस बात का जिक्र भी किया है। तो चलिए, जैसे मेरा फेवरेट है उसे वैसे ही आपका भी फेवरेट बने, इसके लिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। शुरू करते हैं इसमें गॉस थ्योरम के सबसे पहले स्टेटमेंट से कि गॉस के प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है, कुल फ्लक्स फाई लिखते हैं इसको, का मान बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इस बात को समझिएगा। यहाँ दो बात आती है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या होता है, क्या विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स होता है अगर किसी भी बॉडी को, अगर मान लीजिए हम यहाँ चार्ज कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ होता है, और अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ रहेगा। तो अगर इसके बगल में कोई सरफेस रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहे बाहर निकलता हुआ हो या फिर अंदर जाता हुआ हो, इस सरफेस से होकर के गुजर के जाएगा। तो अगर कोई इमेजिनरी सरफेस किसी चार्ज बॉडी के बगल में रखा हुआ है, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, मतलब जो सरफेस है उसके लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स।
तो अगर किसी सतह को बंद मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्ज हमने रखा है यहाँ, और इस चार्ज को हम चारों तरफ से बंद कर दें, तो इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई या अंदर जाती हुई होगी वो सब तो इस सतह से होते हुए जाएगा। तो जो ये सतह से होते हुए कुल विद्युत फ्लक्स जाएगा, उस विद्युत फ्लक्स का मान इसके अंदर उपस्थित जो आवेश है, जो चार्ज है, उसका मतलब मान लेते हैं कि चार्ज अगर Q है तो इसका 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 को हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ हम लोग ε0 को रखते हैं, 1/ε0 गुना होता है। यही है हमारा गॉस थ्योरम। यहाँ जो हमने बंद सरपृष्ठ को लिया है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, आगे हम बार बार प्रयोग करेंगे इसका। इसी बंद पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। तो गॉसीय पृष्ठ का डेफिनेशन क्या होगा कि एक ऐसा पृष्ठ जो किसी आवेश को चारों तरफ से पूर्णतः बंद करता हो, उसे कहा जाता है गॉसीय पृष्ठ। एक बार फिर से मैं दो डेफिनेशन यहाँ यूज किया हूँ, दो वर्ड मैं इंपॉर्टेंट यूज किया हूँ, उसको फिर से रिकैप कर देता हूँ। एक होता है विद्युत फ्लक्स, कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और दूसरा गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, किसी आवेश को चारों ओर से बंद करने वाला सतह जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। वास्तविक नहीं होता है, यह आभासी सतह होता है, उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। चलिए वापस आते हैं गॉस थ्योरम पे। एक बार फिर से सुनिए कि गॉस के प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जरा इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट डी वेक्टर S। जो लोग नहीं सीखे हुए हैं पहले से फ्लक्स को निकालना, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि विद्युत क्षेत्र के लिए E और छोटे क्षेत्रफल अवयव के लिए हम डी वेक्टर एस लिखते हैं, तो विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं तो वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस होता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ कुल फ्लक्स को, और कैसा कुल फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, और चूंकि क्लोज सरफेस से के लिए है इस कारण से यहाँ पर क्लोज का साइन दे देते हैं। तो साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस का जो मान होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना, तो Q मल्टीप्लाइड बाई 1/ε0 करेंगे तो Q डिवाइडेड बाई ε0 होगा। ये होता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डेरिवेशन को सीखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ये। और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक पार्ट को बिल्कुल इस तरीके से समझा दूं कि सबके लिए गॉस थ्योरम जो सबसे टफ लगता है वो आपके लिए सबसे आसान लगे। चलिए मान लेते हैं कि माना एक Q आवेश को किसी बिंदु O पर रखा जाता है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो तब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने आवेश को रखा, यहाँ कोई बिंदु P ले लेते हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, अभी मैं शुरू में बता रहा था आपको। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। अब Q आवेश के चारों ओर R त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ खींचा जाता है। जरा फिगर को देखिए आप कि यहाँ है आपका आवेश Q O बिंदु पर, R दूरी पर आपने पॉइंट P लिया है, तो इस पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने यहाँ निकाल लिया। ये होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। अगर आवेश Q के चारों ओर R त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ ले लेते हैं, जो ये बना हुआ है डॉटेड लाइन में, ये गॉसीय पृष्ठ को ले लिया तो खींचा जाता है। गॉसीय पृष्ठ के एक छोटे क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर एस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मान को अगर लिखते हैं, कुछ चीज़ों को और ध्यान देना है कि हमने जो चार्ज यहाँ लिया है वहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। अब यहाँ इस पृष्ठ को हमने खींचा, इसका एक छोटा क्षेत्रफल अवयव को लेते हैं, इस छोटे क्षेत्रफल अवयव को हम लोग लेते हैं डी एस, और चूंकि एरिया वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो डी वेक्टर एस लिखते हैं। तो आपको याद होगा, जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी क्षेत्रफल के में अगर हम लोग दिशा लेते हैं तो ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। तो अब देख लीजिए आप कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ लंबवत, और जो छोटा अवयव लिया है उसका दिशा भी लेंगे तो बाहर की तरफ होगा। तो बताइए वेक्टर डी वेक्टर एस और वेक्टर ई दोनों समान दिशा में बाहर की तरफ हो जाएंगे, ये भी सतह के लंबवत, ये भी सतह के लंबवत। तो जब दोनों समान दिशा में होंगे तो थीटा का मान हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री मिल जाएगा। तो वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस के बीच का जो हम लोग लिखेंगे तो कोण का मान होगा 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि फ्लक्स के मान को, जरा फिगर से आप समझेंगे कि जो फ्लक्स है अगर इसके मान को लिखा जाए, छोटे अवयव से लिख रहे हैं तो डी फाई लिखेंगे, और फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस, या अगर डॉट प्रोडक्ट को तोड़े तो ई डी एस। और अभी मैंने बताया कि दोनों समान दिशा में है तो कोण का मान 0 डिग्री होगा। आप पढ़े होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा।
तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस के लिए ई डी एस कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होगा, तो हम लोग को डी फाई के लिए मिल जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाई डी एस। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगर हम लोग इसमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, अब संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो चूंकि छोटे अवयव के लिए जब हमने निकाल लिया है और संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है और चूंकि पृष्ठ बंद है, तो क्यों ना हम उस छोटे अवयव के लिए फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर ले। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा कुल, और बंद सतह के लिए दिखाना, इस कारण से इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्लोज साइन लगा देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू लिखेंगे तो साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, या फाई इज साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन, और डी फाई का मान हमने इससे पहले निकाला छोटे अवयव के लिए ई मल्टीप्लाइड बाई डी एस। अब चूंकि रखते हैं कि जो गोल हमारा गॉसीय पृष्ठ था उसकी आवेश से हर तरफ दूरी समान थी। जब दूरी समान थी तो ओब्वियसली यहाँ सारे बिंदुओं पर, चूंकि गॉसीय पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। चूंकि आवेश समान है Q, दूरी समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हर बिंदु पर समान होगा। तो चूंकि E कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होने वाला है, वेरी नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पर, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी नहीं करते और इंटीग्रेशन भी नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ बच जाएगा साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। अब क्लोज इंटीग्रेशन डी एस हो गया, इसमें हम दोनों चीज़ों के वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए यहाँ हेयर ई का मान हमने पहले से निकाला हुआ था इक्वेशन में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है पॉइंट पी पर के लिए, और अभी एंड यहाँ पर साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन डी एस जो मिल रहा है उसके लिए लिखते हैं। तो चूंकि गॉसीय पृष्ठ जो हमारा था, फिगर आपने देखा है, गॉसीय पृष्ठ जो था वो था हमारा गोला, जो कि आवेश को चारों तरफ से बंद कर रहा था, और गोले की त्रिज्या हमने आर लिया था। तो आपको पता है किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम लिखेंगे तो डी साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन डी एस जो होगा वो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी का छोटा अवयव लिया हुआ था। अब इसके लिए मान लिखेंगे तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई और आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा सारे के वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो रखने के बाद हम लोग को मिल जाएगा यहाँ फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर ई के लिए, और उसके बाद फिर हमने डी एस का वैल्यू यहाँ से रखा है तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर लिया गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और फाई इज इक्वल टू लिखते हैं तो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। दिस इज द गॉस थ्योरम। अब देखिएगा बहुत सारे बुक में आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, और इसका नोट्स चूंकि मैंने बताया आपको कि अवेलेबल होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए, या फिर आपको नोट्स बनाने के लिए भी आपको नोट्स मिल जाएगा इससे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमने स्टेटमेंट क्या लिया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देख लीजिए Q का 1/ε0 गुना हम लोग को प्रूव हो के आ गया। अब जरा कुछ नोट्स को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सबसे पहला नोट्स ये है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो तब फाई इज इक्वल टू लिखेंगे, जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो आप Q/ε0 में रखेंगे, चूंकि हमने सीखा है फाई के लिए Q/ε0, तो Q/ε0 रखिएगा तो Q का मान तो कुछ है ही नहीं, तो वो 0, यानी कि फाई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को आप समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि बहुत से आवेश को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाए तो कुल विद्युत फ्लक्स के मान को लिखेंगे फाई का मान, तो साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस होता है फ्लक्स के लिए, और यहाँ जितने भी आवेश रखे हुए रहेंगे उसका परिणामी मान लेना है। तो सारे आवेशों का हम लोग अलजेब्रिक सम निकाल देंगे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जितने भी रहेंगे प्लस Qn सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई ε0 कर देंगे, तो हम लोग को उसके अंदर कुल फ्लक्स का मान निकल के आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाए तब कुल फ्लक्स के मान को लिखते हैं कि अगर द्विध्रुव है, तो आपको याद होगा द्विध्रुव कहने का मतलब समान कुछ दूरी पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश रखे जाते हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर दोनों को हम लोग दोनों का परिणामी निकालें तो प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, तो उसके अंदर कुल विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा 0। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और ध्यान रखना है कि द्विध्रुव को अगर बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाए तो उसका कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। नेक्स्ट फिर है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई आवेश को रखा है, अब इसको चाहे हम छोटे गोले से बंद करें,
बड़े गोले से बंद करें या बहुत बड़े गोले से हम बंद कर दें इसको, इससे अगर 10 लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो छोटे पर भी 10 ही पड़ेगा, बड़े पर भी 10 ही पड़ेगा, उससे बड़े पर भी 10 ही पड़ेगा। इसका मतलब वो इसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। फ्लक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला भी निकाले हैं, फाई इज इक्वल टू, तो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, कहीं इसमें दूरी या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्यू तो यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही हो गया यहाँ, तो मेनली निर्भर करता है क्यू पर कि अगर क्यू का मान ज़्यादा होगा तो फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा और क्यू का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान कम होगा। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा गॉस थ्योरम। उम्मीद करते हैं कि गॉस थ्योरम आपको पूरा अच्छे से मैं समझा पाया हूँ और इसके बाद पढ़ना है आपको इसके एप्लीकेशंस को। तो आज के वीडियो में इसमें इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत कम लोग देख पाते हैं, इस कारण से इसको इतना ही रहने देते हैं। और हम लोग अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 जब आएगा, इसमें टोटल 5 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, तो 5 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, तो इसके सेकेंड पार्ट में हम आपको 2 एप्लीकेशन बता देंगे और इसके थर्ड पार्ट में आकर के हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में गॉस थ्योरम हो गया, सेकेंड पार्ट में 2 एप्लीकेशन और इसके थर्ड पार्ट में हम आपको बाकी 3 एप्लीकेशन बता करके और गॉस थ्योरम पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि जिस नोट्स पर मैंने अभी आपको समझाया है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मैंने दे दिया है, उससे डाउनलोड कर लीजिए। और अभी के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एप्लीकेशंस के साथ। थैंक यू। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करना जरूर नहीं भूलेंगे इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको और भी डिटेल में और अच्छे अच्छे टॉपिक को इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे।